Hello students, welcome to Soumya's Conversation. So as you all know that we were doing the chapter functioning of a commercial organization and इसमें हमने ये देखा था कि जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कई टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड हमने उन डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था. तो अभी जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिपार्टमेंट कर रहे थे वो था परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट. तो परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट पर हम थे. परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड इस डिपार्टमेंट का सिंपल सा काम है प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, जिस भी मटेरियल की या जिस भी गुड की जरूरत होती है उस पर्टिकुलर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को. सो इसमें क्या है, परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट हम कर रहे थे एंड इसमें परचेजिंग डिपार्टमेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में कर लिया था. एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये एंड वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है. इसका मतलब है यहाँ पे दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट है. परचेजिंग डिपार्टमेंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन होता है. तो देखिए, जो ये प्रोक्योरमेंट का फंक्शन है, प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ऑब्टेन करना और इन सिंपल भाषा में अगर बोला जाए परचेज करना. तो परचेज करने का जो काम है, जो जिन जिन सामान की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को, वो परचेज करने का काम, ऑब्टेन करने का काम परचेजिंग डिपार्टमेंट का था. दूसरा जो काम बचता है स्टोरेज का, ये होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्टोर्स डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं. ठीक है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के बारे में हमने देखना है. तो क्या स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है, नाम से ही पता चल रहा है. स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो स्टोरेज का काम करेगा. परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास ये जो आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट आपका ये परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट भी होता है. इन डिपार्टमेंट्स को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो बताते हैं परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट को. फिर क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो बाहर से उन गुड्स को मंगवाएगा, उन मटेरियल्स को मंगवाएगा. उसका प्रोसेस हमने देख लिया था. अब क्या है, जब वो सारा मटेरियल आ गया है तो उसको स्टोर करके रखा जाएगा. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत सामान है, आपके घर में जब राशन आता है तो आप उसको फिर घर पे स्टोर करके रखते हो. तो सिमिलरली जो भी परचेजिंग डिपार्टमेंट ने मंगवाए हैं मटेरियल्स, उन सबको अब स्टोर करके रखा जाएगा. तो कैसे उसको स्टोर करके रखा जाएगा वो अब हम इसमें देखेंगे. तो ये जो आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट के फंक्शन है, इसमें जब हम शुरू करेंगे तो फिर अच्छे से पता चलेगा कि कैसे स्टोरेज का काम होता है. बिकॉज स्टोरेज का काम बहुत आसानी से नहीं हो जाता क्योंकि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या फर्स्ट होता है रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स. रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स. ठीक है, ये है फर्स्ट फंक्शन स्टोर्स डिपार्टमेंट. किसका है, स्टोर्स डिपार्टमेंट का. अभी हमने परचेजिंग डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं, बिकॉज परचेजिंग डिपार्टमेंट का हो चुका है पूरा खत्म. ठीक है, लास्ट वीडियो में वो हो गया था. अभी बस स्टोर्स डिपार्टमेंट देखना है. रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स. देखो, परचेजिंग डिपार्टमेंट ने सामान मंगवा लिया है. ठीक है, ये आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मटेरियल आ चुका है. अब इसमें ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है. अब ये क्या करेगा, ये जितना भी सामान आया है, डिफरेंट टाइप का सामान आया है, ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा. रिसीव करने का मतलब देखो, ये तो है नहीं कि आप जैसे कहते हैं अनलोडिंग करवाते, तो रिसीव करेगा सारा सामान, फिर इंस्पेक्ट करेगा. इंस्पेक्ट करने का क्या मतलब होता है, इंस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि जो परचेज ऑर्डर में था, परचेज ऑर्डर जो हमने ऑर्डर करा था, जो परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर करा था, क्या वैसा ही सामान हमें मिला है या नहीं. तो वो चेक करेगा परचेज ऑर्डर के साथ. परचेज ऑर्डर तो इनके पास होगा ही. ठीक है, इनके पास तो होगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा, उन्होंने क्या क्या ऑर्डर करा है वो लिस्ट लाएंगे और वो उस लिस्ट से इसको मैच करेंगे कि क्या जो परचेज ऑर्डर में लिखा था, जो परचेज करने के लिए बोला गया था, वो सारा सामान आया है या नहीं. ये इंस्पेक्शन होगा. उसके बाद इसकी क्वालिटी का भी इंस्पेक्शन कर लेंगे कि क्या मतलब अच्छी खासी क्वालिटी का सामान आया है नहीं, जैसा मेंशन करा गया था. तो रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स ये कहता है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट मटेरियल्स को रिसीव करेगा. ये मटेरियल कौन भेज रहे हैं, ये मटेरियल सप्लायर्स भेज रहे हैं. ये मटेरियल्स
सप्लायर्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो सप्लायर्स ने भेजा है, इसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद फिर इन मटेरियल्स को अनपैक करा जाएगा, काउंट करा जाएगा, वेट करा जाएगा, सब कुछ मेजर करा जाएगा कि भाई सही सही प्रोडक्ट्स आए हैं या नहीं आए। उसके बाद इनको कंपेयर करा जाएगा परचेज ऑर्डर के साथ और सप्लायर के बिल के साथ, ठीक है। सप्लायर का बिल भी तो आएगा इसके साथ, ऐसे तो नहीं है गुड दे देंगे, बिल नहीं भेजेंगे, बिल भेजेंगे, ठीक है। तो बिल को, परचेज ऑर्डर को, सबको मैच करेंगे कि हाँ भी जितना हमने मंगवाया था उतना आया है या नहीं आया। उसको मैच करने के बाद फिर इनका काम बस इतना रहेगा कि जो भी क्वालिटी है सब चेक कर लेंगे, और अगर कुछ भी ऐसा होगा कि कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ इन्होंने ऑर्डर करवाया और सप्लायर बिल में मेंशन नहीं है, उन्होंने नहीं भेजा, या फिर कुछ चीज नहीं मंगवाई गई है और वो भी सप्लायर में भेज दी है बिल में ऐड करके, अमाउंट ऐड करके, तो क्या करेंगे, ये चीजें बताएंगे परचेजिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है, कि ये चीज हो गई, आगे आप देख लो। तो पहला फंक्शन है ये रिसीव करना सामान को जो जो आ रहा है और उसको इंस्पेक्ट करना, ठीक है। इसमें आपने परचेज ऑर्डर और सप्लायर्स बिल दो चीजें और देख ली थी। तो ये था फर्स्ट फंक्शन स्टोर्स डिपार्टमेंट का। अब जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन कहता है स्टोरिंग मटेरियल्स। स्टोरिंग मटेरियल्स, देखो सामान तो आ चुका है, सामान इंस्पेक्ट भी हो गया, सही सामान आया है कि नहीं आया है। अब क्या करा जाएगा, उसको स्टोर करा जाएगा। देखो सबसे पहली बात, स्टोरिंग का काम कहाँ होता है, स्टोरिंग का काम कहाँ होगा, स्टोरिंग का काम होगा आपके स्टोर रूम में। सबके घर में भी स्टोर रूम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको वेयर हाउस भी बोलते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कितने टाइप का, किस टाइप का या कितनी क्वांटिटी का सामान आपको स्टोर करना है। स्टोर रूम में इनको स्टोर करना होगा जो जो सामान आया है, ये उनका दूसरा फंक्शन है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी मटेरियल और सप्लाईज जो आए हैं उन सारे सामान को अब इनको स्टोर करके रखना है, ठीक है। सब सही सामान आ गया, सब चेक हो चुका है, स्टोर करना है। कैसे स्टोर करेंगे, इसमें कहा गया है कि वो प्रॉपर बिन्स में स्टोर करते हैं और जिस भी टाइप का मटेरियल होता है उस हिसाब का कार्ड अटैच कर देते हैं हर बिन के लिए। क्यों अटैच करते हैं, फॉर इजी लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो भी आएगा, ठीक है, जैसे आपके घर में आता है राशन आता है तो आप उसको अलग अलग कंटेनर्स में रखते हो, ठीक है, एंड उसके बाद उसके ऊपर आप लिख भी रहते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं कुछ कुछ सामान में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो उस पर स्लिप पेस्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली बिन्स के अंदर ये सारा मटेरियल रख देंगे एंड उसके ऊपर वो मेंशन कर देंगे जिस भी टाइप का प्रोडक्ट उसके अंदर है। बिकॉज इनके पास कोई ऐसा नहीं कि एक दो सामान आके इन्होंने रखे, इनके पास क्वांटिटी बल्क में आएगा सामान, प्रोडक्शन के लिए जो यूज होगा, रॉ मटेरियल्स आएंगे, उसके बाद कई टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, तो फिर उसको इनको पता करना है। अब ये तो नहीं है कि वो एक एक ढक्कन खोल के देखेंगे क्या है इसमें, तो इसलिए फॉर इजी लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर बिन्स में स्टोर करेंगे एंड अ कार्ड और अ स्लिप विल बी पेस्टेड ऑन दैट बिन एंड उससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कहाँ रखेंगे इन सबको, स्टोर रूम के अंदर रखेंगे। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोरिंग द मटेरियल्स। तो पहला था रिसीव करना एंड इंस्पेक्ट करना एंड सेकंड वाज स्टोरिंग द मटेरियल्स, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड आता है इशूइंग मटेरियल्स। थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि स्टोर्स डिपार्टमेंट का ये काम भी है, इशूइंग मटेरियल्स। इशूइंग मटेरियल्स क्या कहता है, इशू करना, देना, ठीक है, इशू करना। क्या कह रहा है ये कि वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड रिक्विजिशंस की उनको कई कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज रिक्विजिशंस जो होती हैं उसके हिसाब से वो मटेरियल्स इशू करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी बात कह रहा है, भाई सामान मंगवाया क्यों गया है, सामान इसलिए मंगवाया गया है बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब सारा सामान हमारे स्टोर रूम के अंदर अच्छे से रख दिया है स्टोर्स डिपार्टमेंट ने, अब वो सामान यूज करा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो बाकी के डिपार्टमेंट्स है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को फिर से रिक्विजिशंस भेजेंगे। क्या भेजेंगे, रिक्विजिशंस भेजेंगे। रिक्विजिशंस टर्म आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट में भी आया था, वहां पे भी रिक्विजिशंस भेजते थे, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्विजिशन का क्या मतलब होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी जरूरत पड़ जाए अगर वुड की, उन्हें पता है स्टोर रूम में आ गया है, ठीक है, सामान आ चुका है, तो वो रिक्विजिशंस भेजेंगे। स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो भी, देखो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं, तो जो भी मैनेजर होंगे एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे, उस हिसाब से उनको स्टोर्स डिपार्टमेंट से जो जिन चीजों की जरूरत होती है
वो भिजवा देते हैं। और क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या होता है, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, तो आपने देखा होगा वो अपने रजिस्टर पे, बड़े से रजिस्टर पे भी नोट करते जाते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी ज्वेलरी की शॉप में जाते हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वो नोट करते जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, इस पर्टिकुलर कस्टमर को उन्होंने इतने का ज्वेलरी है या देना है, जो करना वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। क्यों जरूरी है, बिकॉज अभी जब आप अकाउंट्स के चैप्टर्स में देखोगे, नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें पता चलेगा रिकॉर्ड्स मेंटेन क्यों करा जाता है। इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिन भर होते रहते हैं तो इंसान भूल जाता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के लोग क्या, उनको याद रहेगा कि आज पूरे दिन में उन्होंने कितना सामान किसको दिया, नहीं रहेगा। इसलिए क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद जो जो सामान चला जाएगा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे। ये रिकॉर्ड्स यूजफुल होते हैं कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल स्टेटस। अगर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला जो फंक्शन है स्टोर्स डिपार्टमेंट का, वो भी हो गया है। अब कहते हैं फोर्थ फंक्शन कह रहा है सेफ कीपिंग ऑफ मटेरियल्स। फोर्थ फंक्शन भी एकदम सिंपल सा है, सेफ कीपिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। जो जो मटेरियल आ गए हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, उसने स्टोर रूम में रखा तो हुआ है, बट उनको सेफ भी तो करना है, सेफ कीपिंग करनी है, ताकि वो जो स्टोर रूम के अंदर उन्होंने सारा मटेरियल स्टोर करके रखा है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। कैसे डिस्ट्रॉय होगा, आपने बिजनेस रिस्क पढ़े हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हर बिजनेस में रिस्क होते हैं। क्या क्या रिस्क होते हैं, थेफ्ट का होता है, चोरी हो सकते हैं गुड्स, उसके बाद फायर लग सकती है, ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें तो कंट्रोल में नहीं होती हैं, कभी भी हो सकता है, तो इसलिए उनको ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से इनका गुड बचा रहे। बाय चांस अगर ऐसी कुछ मिसहैपन चीज़ हो जाती है, ऐसा कुछ रिस्क हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उनके गुड्स को सेफ रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक कमर्शियल का यूज़ करते हैं। वो किसका यूज़ करते हैं, कॉमर्स का यूज करते हैं, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड का यूज करते हैं। ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है ये आपको पढ़ाया गया फर्स्ट चैप्टर में। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का क्या मतलब होता है, कॉमर्स की जो एक्टिविटीज है। एंड कॉमर्स में आपने देखा था इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी आपकी एक कमर्शियल एक्टिविटी है। इंश्योरेंस क्या है, तो यहाँ पर अब इस इंश्योरेंस का वो यूज करेंगे, ठीक है, इस इंश्योरेंस का यूज करेंगे, वो गुड्स को इंश्योर करवा देंगे, पूरे स्टोर रूम को इंश्योर करवा देंगे। जब इंश्योरेंस हो जाएगा तो अगर उनके गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तो जो इस इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है वहां से उनको कुछ ना कुछ मनी मिल जाएगा, जिससे वो फिर से उन गुड्स को परचेज कर लेंगे। पूरा नहीं मिलेगा कि भाई अगर उनके 1 लाख के गुड्स थे स्टोर रूम में तो 1 लाख डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिपेंड करता है किस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उनकी। तो यहाँ पर ये है कि अब स्टोर रूम में गुड्स स्टोर करके रखे गए, तो दिस इज ऑल्सो देयर फंक्शन दैट द गुड्स मस्ट बी केप्ट सेफ कीपिंग होनी चाहिए उनके गुड्स की। क्या कर सकते हैं, देखो थेफ्ट, फायर ऐसी चीजें हो सकती हैं, इन चीजों से बचाने के लिए स्टोर रूम को इंश्योर्ड कर दिया जाता है। इंश्योरेंस क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। अगर आपको नहीं याद है तो फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लो, उसमें मेंशन है अच्छे से, जिसमें वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब उसमें दिया गया था। तो दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट। नाउ फिफ्थ फंक्शन इज सेइंग, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री। कंट्रोलिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पर ये आपके लिए एक नया टर्म आ गया, इन्वेंट्री। कंट्रोलिंग तो बाद में देखेंगे, पहले ये जान लें इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री कुछ नहीं है, इन्वेंट्री होता है स्टॉक। अब आप पूछोगे स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या है, स्टॉक कुछ नहीं, गुड्स का, सिमिलर टाइप के गुड्स का कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। आपके पास कई सारी पेंसिल्स हैं तो यू हैव अ स्टॉक ऑफ पेंसिल्स। आपके पास कई सारे आपके पास कई सारी बॉटल्स रखी हैं, यू हैव अ स्टॉक ऑफ वाटर बॉटल्स। आपके पास कई सारी वुड रखी हुई है, जैसे आपने देखा होगा जो वुड की शॉप्स होती है वहाँ पे कई सारी वुड्स होती हैं, ठीक है, लॉग्स ऑफ वुड होते हैं, तो दे हैव अ स्टॉक ऑफ वुड। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है गुड्स, ठीक है। अब ये जो जिस भी टाइप की कंपनी होगी, जिस भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इनका स्टॉक डिपेंड करेगा ये किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चेयर टेबल फर्नीचर बनाने वाली होगी तो फिर इनके पास किस चीज़ का स्टॉक होगा, इनके पास वुड्स का स्टॉक होगा,
ठीक है, क्योंकि ये इनका रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, अब ये स्टोर रूम के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को स्टोर करके रखा गया है, तो वही इनका स्टॉक है। जो कि स्टोर करके रखा गया है वो स्टॉक होता है। उस गुड्स को, उन टाइप के गुड्स को जिनको स्टोर करके रखा गया उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। एंड स्टॉक का ही दूसरा नाम, जैसे कहते हैं ना कॉमर्स में तो नए नए टर्म्स को यूज ही करना है, तो वो स्टॉक तो अच्छा नहीं लगा कमर्शियल्स को, उन्होंने क्या करा, हम तो स्टॉक को इन्वेंट्री बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे। तो इन्वेंट्री यही है, स्टॉक होता है। ये पॉइंट कह रहा है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का काम है स्टोर्स डिपार्टमेंट का। तो अब कैसे कंट्रोल करा जाएगा, देखो पहले इसमें जो दिया गया आपके बुक में वो कहता है कि एक्सेस फंड्स अगर ब्लॉक नहीं हम करना चाहते हैं ओवर स्टॉकिंग में, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट मिनिमम और मैक्सिमम लेवल रखता है, और रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर देता है। जब रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो इन्फॉर्म करता है, क्या लिखा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी लिखी हुई है, बस नए नए टर्म्स एक साथ यूज हो गए इसमें, जो नए नए टर्म्स है वो एक साथ यूज हो गए और कुछ नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं ये आपका स्टोर रूम है, ये आपका स्टोर रूम है, ठीक है। और इस स्टोर रूम में एक पर्टिकुलर टाइप का स्टॉक, कई टाइप के, चलो कई टाइप के मटेरियल्स कैसे बिन्स में रखे हैं ना, आपने पढ़ा है, बिन्स में रखे हैं और सबके ऊपर मेंशन है कि किस टाइप का सामान रखा है। ये आपका स्टोर रूम है, ये आपका स्टोर रूम है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो भी स्टोर्स मैनेजर होंगे वो यहाँ पर होंगे। अब इनको क्या है, इनको ये क्या है, इनके लिए ये जितना भी यहाँ पर गुड स्टोर है, इस पूरे गुड को वो क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री बोलेंगे। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे जितना भी सामान रखा है ये किसी ना किसी वैल्यू का होगा। अगर इनके पास यहाँ पर 500 लॉग्स ऑफ वुड है, 500 लॉग्स ऑफ वुड है, लॉग ऑफ वुड क्या होता है, वुड का जो पूरा जैसे ट्रंक होती है ट्री की, उसको लॉग ऑफ वुड कहते हैं। अगर इनके पास इस स्टोर रूम के अंदर 500 लॉग्स ऑफ वुड रखे हुए हैं, तो और उसमें आपको पता है कि एक लॉग जो है, एक लॉग आपका 50 रुपीज का है, चलो मान लेते हैं 50 रुपीज का है, एक लॉग 50 रुपीज का है, तो क्या होगा, इनके पास इनका ये जो 500 लॉग्स है, इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, भाई एक लॉग है हमारा 50 रुपीज का, हमारे पास 500 लॉग्स है, तो 500 इंटू 50, ये आ गया 5 5 25,000। इसका मतलब है कि इनके पास ये जो इन्वेंट्री है, जो लॉग ऑफ वुड रखा है इनके स्टॉक की तरह स्टोर रूम के अंदर, उसकी वैल्यू 25,000 है। ये 25,000 रुपीज किसने पे करे हैं, ये 25,000 रुपीज तब पे करे गए हैं जब परचेज डिपार्टमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाना था उनको क्या चीजों की जरूरत है, फिर सप्लायर से ऑर्डर करा था, और जब सप्लायर ने उन्हें वो गुड्स भेजे थे तब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के पैसे से ये पेमेंट करी गई है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो फंड्स थे, उसके पास जो मनी था, जो ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का मनी था, उसी में से पेमेंट करी गई होगी 25,000 की इन टोटल, और उसी वैल्यू के ये लॉग्स ऑफ वुड हमारे स्टोर रूम के अंदर रखे हुए, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि इट इज ब्लॉकिंग द फंड्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉकिंग द फंड्स, ब्लॉकिंग द फंड्स, ब्लॉक करके रखा गया है फंड्स को। यहाँ पर ये जो मनी है 25,000, ये किसी यूज का नहीं, ये बस 25,000 का सामान यहाँ रखा है। अगर ये सामान नहीं होता तो ये 25,000 का कंपनी कुछ और कर लेती, ऑर्गेनाइजेशन इन 25,000 को कुछ और यूज कर देती, कहीं पर इन्वेस्ट कर देती जहां से उसको फायदा हो जाता। बट यहाँ पर ये 25,000 का सामान जो रखा हुआ है, ये एक तरीके से फंड को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो क्या होता है, जब ये ब्लॉक बहुत ज्यादा वैल्यू का हो जाता है तो कंपनी को नुकसान होने लगता है, ठीक है। कंपनीज जनरली बचती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि उनके पास उनके जो पैसा है वो इन स्टोर रूम के सामानों में ही ब्लॉक होके रखा रहे, ठीक है, ब्लॉक्ड रखा रहे, वो ऐसा नहीं चाहती है। तो वो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब तक मनी ऐसे से रखा रहेगा केवल, तब तक वो कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मनी बढ़े तो उसको आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके घर के अंदर, आपके घर में आपके लॉकर है, उसमें 10,000 रुपीज रखे हैं तो वो 10 साल बाद भी 10,000 ही रहेंगे। लेकिन अगर उन 10,000 रुपीज को आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया या किसी टाइप की एफडी में आपने डिपॉजिट कर दिया, तो 10 इयर्स के बाद वो 10,000 डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो वहां क्या है, 10,000 ही आपने दिया था, बट
टाइम के साथ वहाँ पे मनी आपका डबल ट्रिपल हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। बट अगर वही 10,000 आप लॉकर पे रखे रहोगे देन दैट इज ब्लॉकिंग ऑफ द फंड्स, उसका आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, वो बढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये ब्लॉकिंग ऑफ फंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें नहीं पसंद होता है कि ऐसा हो, बिकॉज उनके पास देखो फंड्स ही तो हैं, मनी है, मनी से मनी क्रिएट करना। जितने भी बिजनेस होते हैं उनका ये आप जान लो, कॉमर्स का मेन चीज है, मनी मेक्स मनी, बड़ी फेमस लाइन है, मनी मेक्स मनी, ठीक है, ये होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो मनी सब कुछ है, कॉमर्स तो मनी के आगे पीछे ही रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एक्सेस फंड्स जो है वो ब्लॉक, अगर इंश्योर करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन कि उनके एक्सेस फंड्स जो है ब्लॉक ना हो जाए इन सब चीजों में, इसलिए वो कहते हैं कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री पर कंट्रोल करना चाहिए। अब आप पूछोगे ये चीज वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, 25,000 का सामान अगर रखा है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर इनके पास सामान रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इनके पास सामान रखा हुआ है, फंड्स ब्लॉक हो गए हैं, कितने का सामान है, 25,000 का, 500 लॉग्स ऑफ वुड और 50 रुपीज ईच, ये 25,000 की इन्वेंट्री इनके पास रखी हुई है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है ये क्या करेगा ना, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक रखेगा, ये रखेगा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। और अभी इसमें और आपके दो टर्म्स है, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो मिनिमम लेवल का मतलब है मिनिमम हमें कितना सामान रखना है। इस वाले स्टोर हाउस में, स्टोर रूम में क्या रखे हैं, वुड रखे हैं, लॉग्स ऑफ वुड रखे हैं, भाई कितने रखे थे, 500। अब ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है इन्होंने बोला कि मिनिमम हम कहते हैं कि इस स्टोर रूम के अंदर मिनिमम हमको रखने हैं 10 लॉग्स, कितने रखने हैं, 10 लॉग्स रखने हैं, और मैक्सिमम हम इस स्टोर रूम के अंदर 500 लॉग्स रखेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 5 का, और हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 5 का, ठीक है, और रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हम रखते हैं, इसको चलो 20 मान लेते हैं। देखो क्या कह रही है ये, बस इतना कह रहे हैं कि एक जो भी स्टोर्स डिपार्टमेंट है, जब उन्हें पता है स्टोर रूम के अंदर सामान रखा है तो उनको एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल बताना चाहिए कि स्टोर रूम के अंदर अगर हम लॉग्स ऑफ वुड को रख रहे हैं तो लॉग्स ऑफ वुड मिनिमम हमारे पास 10 होने चाहिए, मतलब 10 से अगर कम है तो फिर उनको वहां पे मेंटेन करना, फिर जो है वो फंड अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। अगर 10 लोग उनके पास है, 1 लॉग 50 रुपीज का, तो 500 का सामान रखा है इनके पास। तो ये वो कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस केस में स्टोर्स डिपार्टमेंट ने, चलिए मान लेते हैं ये फिक्स कर दिया, मिनिमम हमारे पास 10 लॉग होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 500 लॉग्स होने चाहिए, 500 से ज्यादा लॉग्स हम नहीं फिट करेंगे। तो जब स्टोर्स डिपार्टमेंट को, उनके पास सारे रिकॉर्ड है, उन्हें पता है कि अभी हमारे स्टोर रूम के अंदर 200 लॉग्स हैं, इसका मतलब है कि वो ये डिसाइड करेंगे कि अब मतलब हमारा मैक्सिमम तो 500 है, तो 500 हमारे पास 200 है, मैक्सिमम केवल 500 रख सकते हैं, तो मतलब अब हमें जो और जरूरत है लॉग्स की वो बस 300 की जरूरत है, उससे ज्यादा हम नहीं मंगवाएंगे। अगर ऐसा होगा, अगर 300 से ज्यादा हमने परचेज करा तो मैक्सिमम लेवल हो जाएगा क्रॉस। अगर इन्होंने ये मैक्सिमम और मिनिमम लेवल सेट नहीं करा होता तो वो किसी भी नंबर के लॉग्स को मंगा देते, कभी इनके स्टोर रूम में 700 लॉग्स होते, कभी इनके स्टोर रूम में 200 लॉग्स होते, कभी 1500 लॉग्स होते, तो ऐसा हो जाता। तो इससे क्या है, ज्यादा फंड्स ब्लॉक हो जाते, यूज उतना हो नहीं रहा है लेकिन फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए बोलेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम लेवल आप मेंटेन कर लो। अब जैसे आपके घर में ही जब राशन आता होगा तो उसमें होता होगा कि भाई जब आटा इतना बचेगा तब हम नया जो है मंगवा लेंगे, ठीक है, या ये नहीं कि एक साथ आपके घर में 4-4 बोरी आटा आ जाता हो, ऐसा भी नहीं होता होगा। तो ये मिनिमम मैक्सिमम लेवल है। क्यों नहीं होता है कि अभी आपको पता है खराब हो जाएगा, ज्यादा आप रखोगे, ज्यादा दिन तक ज्यादा सामान रहेगा, यूज आप कर नहीं पाओगे, खराब हो जाएगा सामान। सब्जियां आती है, वेजिटेबल्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आते हैं, एकदम कम भी नहीं आती कि एक एप्पल थोड़ा ना घर पे आता है, ठीक है, 1 kg 2 kg एप्पल आ रहा है, ये नहीं होता कि एक ही एप्पल आ गया और आपका हो गया। तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल रखा जाता है। नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वही चीजें ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, बट डिफरेंसेस उनका जो लेवल है वो अलग होता है, अभी अंदर का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना वो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है जो हम लोग नॉर्मल लोग यूज करते हैं।
तो मिनिमम लेवल 10 है, मैक्सिमम लेवल 500 है। ये है कि स्टोर रूम के अंदर इनको कितना रखना है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि कितने लॉग्स हमारे पास हों, उसके बाद हम जो है ऑर्डर कर देंगे। रीऑर्डर का क्या मतलब है, फिर से ऑर्डर करना। तो इनका मतलब है स्टोर रूम में अगर हमारे पास जैसे यहाँ 5 है, अगर हमारे पास केवल 5 लॉग्स बचेंगे तो हम बोल देंगे परचेज डिपार्टमेंट को फिर से ऑर्डर करो, अब कम हो रहा है सामान, फिर से ऑर्डर कर दो, तो परचेज डिपार्टमेंट रीऑर्डर कर देगा। तो यही वो कह रहे हैं कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल जो और रीऑर्डर क्वांटिटी मेंटेन करेगा, डिसाइड कर लेगा, फिक्स कर लेगा, तो वो जनरली जो है पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे उसमें, क्योंकि उसमें उन्हें पता रहेगा कि ठीक है हमारे पास अभी अगर हमारे पास 200 लॉग्स रखे हैं और हमने मैक्सिमम लिमिट अपनी 500 की कर रखी है, तो अब हमें केवल 300 की जरूरत है। अगर इन्होंने मैक्सिमम 500 लिमिट नहीं रखी होती जो यहाँ पे मेंशन है, तो क्या है, वो तो बोलते कि हमें लॉग्स की जरूरत है, और मे बी वो परचेज डिपार्टमेंट 600 मंगवा लेता लॉग्स। तो क्या है, 600 मंगवाने के लिए उतना ज्यादा पैसा भी तो उनको देना पड़ता, 300 में कम देना पड़ा और उनका काम भी हो गया, पैसे बच रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पैसे बचाने का ही सोचती है, जितना कम खर्चा करे वो, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा स्पेंड करेगी तो उनके सामान का जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदते हैं, महंगा सामान ज्यादा नहीं खरीदते लोग। तो ये सारी चीजें देखकर ये सब करा जाता है। तो ये कह रहा है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, देखो ये इन्वेंट्री को कंट्रोल करा जा रहा है कि एक लिमिट में इन्वेंट्री रहे, ना ही बहुत कम रहे ना ही बहुत एक्सेस में हो जाए, लिमिट के अंदर रहे। तो ये कंट्रोलिंग इन्वेंट्री का फंक्शन ये भी स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। ये आपका था 5th फंक्शन। अब हम देखेंगे 6th क्या है ना। 6th फंक्शन इज सेइंग स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग, ये स्टॉक क्या भाई, देखो इन्वेंट्री है, अब यहाँ पे इन्होंने स्टॉक यूज कर लिया, भाई स्टॉक इन्वेंट्री सबसे में। स्टॉक टेकिंग को हम बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन भी, स्टॉक टेकिंग और स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक टेकिंग और स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, देखो, at specified time interval balance of material shown in records are checked with the physical quantities। देखो अब क्या होता है, आपको शुरू में बताया गया था स्टोर्स डिपार्टमेंट ना अकाउंट्स मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है कि भाई हमारे पास कितना अभी रखा है, कितना हमने किस डिपार्टमेंट को दे दिया, कितना हमें, सब चीजों की मेंटेन करके रखता है। तो कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड में अगर मेंशन है कि हमारे पास अभी पर्टिकुलरली 1000 लॉग्स ऑफ वुड है और हमारे पास 200 आप क्या बोल सकते हो, कोई भी रॉ मटेरियल ले लीजिए, 200 कॉटन है, कॉटन के वो है बेल्स है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इनको बस ये लिखा है रिकॉर्ड में लिखा है, इतना लिखा है, तो उनको क्या है ना एक्चुअली भी चेक करना है कि इनका ये जो स्टोर रूम है, क्या इस स्टोर रूम के अंदर 1000 लॉग्स ऑफ वुड और 200 कॉटन बेल्स है कि नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड में तो उन्होंने लिखा है कि मेरे पास इतना ये है, इतना ये है, तो उनको वो चेक भी करना पड़ेगा। सो ये चेकिंग का काम भी कौन करेगा, भी स्टोर्स डिपार्टमेंट ही करेगा। तो यही इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टॉक टेकिंग या स्टॉक वेरिफिकेशन। वेरीफाई करना कि रिकॉर्ड में हमने जितना लिखा है क्या उतना हमारे पास रियल में स्टोर रूम में रखा है या नहीं रखा है। सो दिस सिंपल प्रोसेस इज नोन एज स्टॉक टेकिंग और स्टॉक वेरिफिकेशन। अब इसके बाद आता है हमारा 7th फंक्शन स्टोर्स डिपार्टमेंट का, एंड दिस फंक्शन इज रिकॉर्ड कीपिंग। देखो यही फंक्शन है, बहुत इजी सा ये वाला टॉपिक है, रिकॉर्ड कीपिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग क्या कह रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग यही कर रहा है हर चीज का मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी क्या है, इंसानों को सब कुछ याद नहीं रहता है। आपको थोड़ा ना पता है कि आपने कितना सामान किसको दिया, क्या क्या, एक दिन आप ये भी याद नहीं कर सकते कि आज आपने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, ये भी नहीं याद होता है। और फिर बिजनेस में तो इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, मनी आप देते हो लेते हो आता है, ये सब चीजें होती है, इसलिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को जितनी भी रिसीट्स और इशू हो रहे मटेरियल का, देखो दो टर्म्स आ रहे हैं, रिसीट्स और इशू, रिसीट्स और इशू। स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या रिसीव करेगा, क्या इशू करेगा। स्टोर्स डिपार्टमेंट वही जो सामान है वो रिसीव करेगा, रिसीट का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। वैसे तो रिसीट आपकी स्लिप होती है, बिल होती है, बट जनरली रिसीट का मतलब है उन्होंने जो जो रिसीव करा मटेरियल। इशू का मतलब है जो जो मटेरियल उन्होंने डिपार्टमेंट्स को इशू कर दिया, डिपार्टमेंट्स को दे दिया, ठीक है। तो इस चीज का उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन।
कितने एशन है, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन, कुछ नहीं है, पर इतना सारा सामान है, उसको अलग अलग क्लासीफाई कर दो, कोडिंग कर दो, ताकि फिर आसानी से आपको पता रहे, क्योंकि भाई ना एक सामान नहीं होता है, बहुत सारे सामान इनको रखने पड़ते हैं अपने पास। ये हो गया, क्योंकि हम देखिए हम जनरली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं जहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जनरली तो ऐसा होता है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं भी होते हैं, बट कीपिंग इन माइंड द जनरल ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम हो रहा है, इसलिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट सप्लाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टोर्स। अब स्टोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करते रहते हैं कि मतलब स्टोर लोकेशन, स्टोर बिल्डिंग, लेआउट, किस किस तरह से ये स्टोरेज का काम उनको देखना है, ठीक है। अब जो टॉप मैनेजमेंट है उनको ये स्टोर्स डिपार्टमेंट ही तो असिस्ट करेगा कि हमें अब स्टोर रूम में क्या क्या चेंजेस चाहिए या किस जगह पर स्टोर रूम बनाना ज़्यादा सही है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज़ सोच समझ के करती है। उनको क्या है, उनको जनरली क्या स्टोर रूम बनाना कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है, उन्हें स्टोर रूम कंस्ट्रक्ट करना है तो उनको बहुत सारी चीज़ें देख के वो स्टोर रूम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई चीज़ इधर से उठा के उधर नहीं रखी, उन्हें पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो सोच समझ के काम होता है। तो ये सारे असिस्ट करने का काम भी कौन करेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट करेगा, उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो यही रिकॉर्ड कीपिंग कहता है, रिसीट्स और इश्यू ऑफ मटेरियल्स के रिकॉर्ड रखो और टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करते रहते हैं। स्टोर लेआउट क्या होगा, किस टाइप का स्टोर रूम होगा, लोकेशन क्या सही रहेगी, फेवरेबल लोकेशन, कोई मशीनरी, कोई मटेरियल अगर ऑब्सोलीट हो जाता है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या है, बेकार हो जाता है, ठीक है, तो उसको हटाने का काम क्या करना है, ये सारी चीजें देखती है स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट सेकंड डिपार्टमेंट था वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। ये लास्ट डिपार्टमेंट है इस चैप्टर का। इसका काम कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखना। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट कैसे हो रही, किस तरह से मैनेज करना है सारे डिपार्टमेंट को। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके मैनेजमेंट का काम, ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी लॉ से रिलेटेड काम है, टैक्स भरने से काम है, कोई अगर केस हो गया है उस ऑर्गेनाइजेशन पे या उस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर केस कर दिया है, जितना भी लीगल मैटर है, जितना भी मैनेजमेंट का काम है, ओवरऑल मैनेजमेंट का काम, वो कौन देखता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट चीज बचेगी इन सारे डिपार्टमेंट्स की इंटर रिलेशनशिप। तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड यहाँ पर स्टोर परचेजिंग एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डिपार्टमेंट होगा। एंड जस्ट स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।